चलिए, अभी आवाज आ रहा है ना? चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग देखें अगर तो अगला हम लोग का इसमें पॉइंट दिया हुआ है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन का मतलब हुआ नाइट्रोजन का असामान्य गुण। जैसे ग्रुप 5 में अगर देखा जाए तो ग्रुप 5 में कौन कौन से तत्व हैं? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है और बिस्मथ है। यही आपको दिया गया है। अब इनमें बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी होता है वो नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी अपने बाकी तत्वों के प्रॉपर्टी से बहुत भिन्न होता है। नहीं, जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि ये लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि ये लोग सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी जो है वो अपने बाकी तत्वों से भिन्न होता है। तो इसका कारण क्या होता है, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बताया गया है, देख लीजिए। लिखा हुआ है ग्रुप 5A का प्रथम तत्व नाइट्रोजन है, इसका गुण अपने वर्ग के बाकी तत्वों से क्या होता है? भिन्न होता है। अब इसका कारण क्या है? तो वही कारण आप जानते हो, पहले से भी वही चीज लिख दिया हुआ है। इसका मुख्य कारण है इसका छोटा आकार। नहीं, एक कारण क्या है इसका? छोटा आकार। अपने ग्रुप में इसका आकार क्या है? सबसे छोटा है। इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता, इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है? सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना है। इसकी उच्च आयनन एंथैल्पी, इसके आयनन एंथैल्पी यानी कि आई का मान क्या है? ज्यादा होता है। नहीं, और इसके पास डी उपकक्ष की अनुपस्थिति होती है, इसके पास डी उपकक्ष नहीं होता है। नहीं, तो कोई पूछता है कि अपने बाकी तत्वों से कैसे अलग है? नहीं, तो आप पहला प्रॉपर्टी समझो। नहीं, कि अगर हम बोलें तो नाइट्रोजन क्या है? गैस है। बाकी सब क्या है? सॉलिड है। बाकी सब जो है वो सॉलिड है। एक प्रॉपर्टी अलग होता है। नहीं, दूसरा प्रॉपर्टी देखो तो नाइट्रोजन जो है ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ये पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। बाकी लोग जो हैं आसानी से पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। पाई बॉन्ड ये लोग आसानी से नहीं बनाते हैं। जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्या होती है? घटती जाती है। तो ये गैसीय अवस्था में है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि यानी कि डाई एटॉमिक है, जबकि ये सब टेट्रा एटॉमिक होते हैं। जैसे फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में, आर्सेनिक AS4 के प्रेजेंस में, Sb4 के होता है। नहीं, तो ये सब टेट्रा एटॉमिक होते हैं, जबकि ये क्या होता है? डाई एटॉमिक होता है। नहीं, तो ये गैस है, पाई बॉन्ड बनाता है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बाकी तत्वों से अलग है या नहीं है? है। तो अलग क्यों है? नहीं, तो उस अलग क्यों का कारण क्या है? ये सब नहीं, इसका आकार छोटा होना, इसका विद्युत ऋणात्मकता का वैल्यू ज्यादा होना, इसके आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होना और इसके पास डी उपकक्ष की अनुपस्थिति होना, ध्यान रखना है। नहीं, एक और प्रॉपर्टी है जिसको आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है वो हम लोग कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं, ये 5 बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन बाकी तत्व जो हैं ये सब आपके 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नहीं, तो ये 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी उपकक्ष उपस्थित नहीं होता है। नहीं, जबकि इन सब के पास डी उपकक्ष उपस्थित होता है। तो ये सभी 5 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है। तो कोई भी पूछता है कि नाइट्रोजन का कौन कौन सा गुण अलग होता है, नहीं, तो उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिए। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है। नहीं, जबकि इन लोगों का प्रॉपर्टी सबसे क्या है? अलग है। क्यों अलग है? कारण समझ में आ गया? दिक्कत है? चलिए आगे देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग को बोल रहा है ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में हम लोग को ट्रेंड देखना है कि अब नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का रिएक्शन जो है अब हाइड्रोजन से कराया जाए, ऑक्सीजन से कराया जाए। नहीं, तो हम लोग का क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, उनका क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है। पढ़ के देखिए। चलिए, पहला अभिक्रिया किसे दिया गया है? हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। नहीं, यानी ग्रुप 5A के तत्वों का रिएक्शन किससे करना है? हाइड्रोजन के साथ करना है। तो थोड़ा ध्यान दो, अगर पहला हम लोग कंपाउंड बनाना चाहें तो ग्रुप 5A का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। और इसका वैलेंसी कितना होता है? 3। और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1। तो इसका वैलेंसी इसके ऊपर जाएगा और इसका वैलेंसी इसके ऊपर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, अगर हम फास्फोरस का रिएक्शन करवाएं और हाइड्रोजन का कराएं तो फिर भी वही बनेगा। फास्फोरस की वैलेंसी भी 3 होती है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है।
नहीं, तो इसका वैलेंस इसके ऊपर जाएगा और इसका वैलेंस इसके ऊपर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, pH3। तो वही ये बोल रहा है, चलो पढ़ा जाए। वर्ग 5a के तत्वों की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाने पर ये वाष्पशील हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इन हाइड्राइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, EH3 होता है। देख रहे हो, E के जगह पर नाइट्रोजन हो सकता है, E के जगह पर फॉस्फोरस होता है, तो EH3 का मतलब क्या है, NH3, PH3, ASH3, ये सब हो सकता है। तो वही लिख रहा है, जहां E का वैल्यू मतलब क्या है, N, P, AS, SB और BI। ठीक है, तो NH3 बन सकता है, PH3 बन सकता है, ASH3, SBH3 और BIH3। बोलो दिक्कत है? तो नाइट्रोजन का रिएक्शन या ग्रुप 5A के तत्वों का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराने के लिए कहेगा तो हम लोग कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, क्या बनेगा, बना सकते हैं आसानी से। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग को लिख रहा है कि इस वर्ग के कुछ हल्के तत्व E2H4 हाइड्राइड का भी निर्माण करते हैं। नहीं, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, नहीं ये लोग EH3 तो बनाते ही है, EH3 ये कंपाउंड तो बनाते ही है, लेकिन उसके अलावा E2H4 भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, E2H4 बनाते हैं, ध्यान रखना है। अब यहां EH3 जो है उसमें E का जो वैल्यू था, उस E का वैल्यू आपका नाइट्रोजन भी था, फास्फोरस भी था, AS भी था, SB भी था, नहीं और बिस्मथ भी था, सबको ले लिया गया। लेकिन यहां पर जो E लिया गया है, इस E में मेनली आपका नाइट्रोजन आएगा या आपका फास्फोरस आएगा या ज्यादा से ज्यादा आर्सेनिक आ सकता है, नहीं ध्यान रखना है। लेकिन मेनली कौन होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से आपको ध्यान रखना होगा। तो वही हम लोग को बोल रहा है E2H4, तो देख लो क्या बना हुआ है, N2H4 और क्या बना हुआ है, P2H4। नहीं, तो हाइड्रोजन के साथ इनका ऐसा भी रिएक्शन, ऐसा भी कंपाउंड दिखाई देता है, एक हम लोग का EH3 टाइप का और एक हम लोग का E2H4 टाइप का। ठीक है, दिक्कत है इसमें। चलिए अब बोल रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो तो हमेशा कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है भाई। नहीं, तो देख लो नाइट्रोजन का एक स्पेशल हाइड्राइड का भी निर्माण होता है जो क्या है, HN3। नहीं, अब हाइड्रोजन एक है और नाइट्रोजन कितने हैं, 3 है, जबकि जनरली होता क्या, नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन 3। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन एक और नाइट्रोजन 3, तो यहां पर क्या आ गया, हाइड्राजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, हाइड्राजोइक एसिड। बोलो दिक्कत है, इतना हमको परेशानी नहीं ना है। चलो अगले पॉइंट में आए। अब बोल रहा है EH3 के सामान्य गुण, EH3 यानी नॉर्मल कंपाउंड अगर देखा जाए हाइड्राइड में, नहीं तो हम लोग का कौन पाया जाता है, EH3 यानी NH3, PH3, ये नॉर्मल हम लोग को एटमॉस्फेयर में, प्रकृति में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो इनके प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ाया गया है, ध्यान रखना है। अब जैसे EH3, तो EH3 का मतलब हम मान लो ले लेते हैं NH3 ले लेते हैं, क्या हम ले लिए, NH3 को ले लिए। अब अगर तुम NH3 को ले लिए तो NH3 के पास देखो तो आप लिखते हो ना इसको N, यहां पर एक H, यहां पर एक H और यहां पर एक H। अच्छा, नाइट्रोजन जो होता है इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 5 में से यूज कितना किया, 1 2 3, कितने बच गए, 2 बच गए। चलो इसके पास सिग्मा बॉन्ड काउंट करते, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कय गो है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या है 3 और लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर तुम्हारे पास 1 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, दिक्कत है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आता है, स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल, जिसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। नहीं, तो अगर कोई पूछता है EH3 का सामान्य गुण में संरचना क्या होगा, NH3 हो, PH3 हो, ASH3 हो, इन सब का संरचना क्या होगा, तो संरचना होगा चतुष्फलकीय। क्या होगा, चतुष्फलकीय, जिसको इंग्लिश में आप टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, टेट्राहेड्रल, ये हम लोग का हो जाएगा। अब टेट्राहेड्रल आप बना भी सकते हो, NH3 को अगर आप टेट्राहेड्रल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो इस तरह से। नहीं, NH3 का टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाना हुआ तो आप बना सकते हो इस तरह से। इस तरह से लोन पेयर दिखाते हैं हम लोग, और इस तरह से हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन और इस तरह से हाइड्रोजन, और इसको आप डॉट डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देख लो, तो ये आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म है। नहीं, अब आपको शेप बनाना है, तो शेप बनाने के लिए आपको लोन पेयर को ढक लेना है। जब लोन पेयर को ढक लीजिएगा तो शेप आपका क्या बनेगा, तो ये आ गया N, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा H, और लोन पेयर को बस ऐसे ही दिखा देना है।
नहीं, तो ये हुआ स्ट्रक्चर जिसको आप टेट्राहेड्रल कहते हैं या चतुष्फलकीय कहते हैं। तो ये आपका बना था चतुष्फलकीय। नहीं, अब लोन पेयर को हटा के जो आकृति बनता है, तो ये आकृति जो बना, इस आकृति को हम लोग कहते हैं पिरामिडल। क्या कहते हैं इसको? पिरामिडल कहा जाता है। नहीं, तो ये हो गया संरचना और ये हो गया आकृति। तो संरचना जो होता है वो लोन पेयर और बॉन्ड सबके आधार पर खींचा जाता है, और आकृति जो होता है उसमें लोन पेयर को इग्नोर किया जाता है और सिर्फ बॉन्ड पेयर के आधार पर जो चीज बनता है उसको आकृति कहते हैं। तो ये हुआ आपका आकृति, ये हो गया आपका आकृति, और ये जो था आपका ये हो गया संरचना, स्ट्रक्चर और शेप जिसको आप बोलते हैं। नहीं, ये हो गया स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका शेप। बोलो दिक्कत है? तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया संरचना, आकृति हम लोग को समझ में आ गया। आकृति अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे? पिरामिडल, ये लिखा गया। अब बात हुआ है संकरण का। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो सामने दिख रहा है कि सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही तो गिनते हैं ना। नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp3। नहीं, तो यहां पर ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा? sp3। याद रहे, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा केंद्रीय परमाणु का होता है। नहीं, यानी कोई भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसी का संकरण पूछा जाता है। जैसे NH3 का नहीं कोई पूछता है। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा? तो क्या होगा? sp3। ध्यान रखना है, ठीक है। 4 है, 3 सिग्मा और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो यहां भी 4 कक्षक होंगे, 1 s और 3 p, तो 3 और 1 4। बोलो दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ES3 के सामान्य गुण में ये गुण हम लोग को बताया गया। अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला हम लोग देखें यहां पर, तो क्या दिया हुआ है? बॉन्ड एंगल, आबंध कोण। नहीं, आबंध कोण के बारे में दिया हुआ है। तो देखो, तो NH3 का बॉन्ड एंगल दिया हुआ है 107.8 डिग्री। नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे थे NH3 की, तो अगर NH3 की बात हम लोग कर रहे हैं तो NH3 का अभी हम लोग देखें कि N होता है, इस पर हम लोग का एक लोन पेयर होता है। नहीं, और इस पर हम लोग का H और H इस तरह से होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है तो बॉन्ड एंगल एक्यूरेट कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ध्यान रखना है। तो अगर स्ट्रक्चर बराबर टेट्राहेड्रल हो, स्ट्रक्चर बराबर टेट्राहेड्रल हो, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन बॉन्ड एंगल एक्यूरेट इतना कब होता है? जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बराबर क्या हो? 0 हो। ध्यान रखना है। अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, नहीं, तो ध्यान रखिएगा इन सब का स्ट्रक्चर, ये जितने भी हम लिख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक जो भी हम लिखे हुए हैं, इन सब का स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल है। इन सब का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ध्यान रखना है। नहीं, तो सबका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, तो सबका जो है बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट सबका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था। लेकिन क्या आपको कोई भी दिखाई दे रहा है 109 डिग्री 28 मिनट? नहीं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये होता है लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण। ध्यान रखना है। जैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आता है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन देता है, इधर धक्का मारता है, ये इसको धक्का इधर मारेगा, जिसके कारण बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है? घट जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही लोन पेयर आएगा किसी भी मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु पर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का मारता है। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा तो बॉन्ड के बीच का एंगल क्या होगा? घट जाएगा। नहीं, तो बॉन्ड के बीच के एंगल को ही तो बॉन्ड एंगल कहते हैं ना। बॉन्ड के बीच के एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा? घट जाएगा। बोलो परेशानी है? नहीं, तो ध्यान रखना है लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अगर यहाँ लोन पेयर नहीं होता, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पर लेते CH4, तो अगर CH4 में आप देखो तो CH4 का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है। तो इसका बॉन्ड एंगल एक्यूरेट जो होता है वो एक्यूरेट सारा का सारा बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। चाहे आप कोई भी बॉन्ड एंगल मापो, सारा का सारा बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट CH4 में, क्योंकि यहां पर कार्बन पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लोन पेयर क्यों बॉन्ड एंगल घटा देता है? क्योंकि लोन पेयर का ऑर्बिटल मोटा होता है।
लोन पेयर का ऑर्बिटल क्या होता है? मोटा होता है। और बॉन्ड पेयर का ऑर्बिटल पतला होता है। नहीं, तो बॉन्ड पेयर का ऑर्बिटल पतला क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल को, जैसे ऑर्बिटल को हम लोग बैलून मानते हैं। ऑर्बिटल क्या मानते हैं? बैलून। अच्छा, एक बैलून को एक तरफ से पकड़ा जाए और फिर दूसरी तरफ से पकड़ा जाए, दोनों तरफ से पकड़ के खींचा जाए अगर बैलून को, तो बैलून मोटा कि पतला? पतला होगा। तो यहां भी कहानी वही है। यहां एक बैलून है और इस बैलून को नाइट्रोजन भी खींच रहा है और हाइड्रोजन भी खींच रहा है। अगर दोनों खींचेंगे तो बैलून क्या होगा? पतला हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर पतला बैलून दिखाया गया। पतला हो गया, पतला हो गया नहीं। अच्छा, जो लोन पेयर वाला बैलून है उसको सिर्फ कौन पकड़े हुए है? नाइट्रोजन। तो किसी बैलून को अगर एक तरफ से पकड़ लीजिएगा तो बैलून पतला हो जाएगा? नहीं होगा, वो बैलून क्या होगा? मोटा होगा। तो लोन पेयर वाला बैलून मोटा होता है। नहीं, अब बॉन्ड पेयर वाले बैलून क्या होते हैं? पतले होते हैं। ध्यान रखना है। तो अगर बॉन्ड पेयर वाला बैलून पतला है तो एज फॉर एग्जांपल समझ लो कि एक बेंच हम बनवाए, नहीं, जिसपे 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, नॉर्मल साइज के आदमी। नहीं, अब उसी में कोनो मोटा ताजा भयंकर नहीं आके क्या हो जाए? बैठने लगे, तो वो क्या करेगा? सबको धक्का देगा कि नहीं देगा? सबको तनी तनी घसकाएगा। जब सबको तनी तनी घसकाएगा तो बॉन्ड एंगल, जो उनके बीच की दूरी थी, वो दूरी क्या होगी? घट जाएगी। नहीं, तो वही तो हो रहा है यहाँ भी। ये लोन पेयर मोटा होता है और ये लोग पतले होते हैं। नहीं, जैसे ही लोन पेयर आता है, ये लोन पेयर इधर वाले बॉन्ड एंगल को भी धक्का देता है, इधर वाले बॉन्ड एंगल को भी धक्का देता है, जिसके कारण बॉन्ड क्या होता है? सिकुड़ जाता है और बॉन्ड के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होता है? घट जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 107.8 डिग्री। नहीं, अब सवाल उठता है कि अच्छा इसका तो ठीक है घट गया, नहीं इस पर भी लोन पेयर आया है तो इसका भी बॉन्ड एंगल घटना चाहिए था, नहीं तो इसका भी घटा है, लेकिन इससे भी कम हो गया, नहीं इसका और कम हो गया, इसका और कम हो गया, तो इसका क्या कारण होता है? ध्यान रखना है। तो समझ लीजिए, ये समझ में आया ना? इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए ध्यान दीजिए, यहां से हम ध्यान दें तो थोड़ा केयर कीजिए। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं NH3 का, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी SbH3 का। एक NH3 लेते हैं और एक SbH3 है, दोनों हम लोगों का क्या है? सेमी ग्रुप के हैं। इसके पास भी आप गिनोगे तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो सिग्मा बॉन्ड कय गो? 3 गो। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इससे 3 बॉन्ड में आ गया, तो लोन पेयर कय गो? एगो। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 4 गो। सेम एज इसके केस में भी आओ तो एक Sb से कय गो हाइड्रोजन है? 3 गो, तो सिग्मा बॉन्ड कय गो? 3 गो। चलो, इसके पास लोन पेयर कय गो? एगो। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 4 गो। तो सब कुछ तो सेम ही है भाई, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों को जोड़ के आता है 4 4, सब कुछ सेम है। फिर अंतर कहां है? अंतर है यहां पर हाइड्रोजन सेम है, यहां पर भी हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है, ध्यान रखना है। और Sb जो है, इस Sb की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, ध्यान रखना है। चलो, अब इसका शेप बनाते हैं, तो इसका शेप भी पिरामिडल ही होगा। N के बाद एक H, N के बाद एक H और N के बाद एक H, यही होगा, और ऊपर एक लोन पेयर होगा। दिक्कत है? इसका भी जो शेप होगा वो पिरामिडल ही होगा। Sb, एक H, दूसरा H और तीसरा H, और इसके पास भी एक लोन पेयर होगा। बिल्कुल सब कुछ सेम है। नहीं, अब सोचो, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, एक नाइट्रोजन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था कहां पर? बीचों बीच, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है? साझा से, शेयरिंग से। तो शेयरिंग का मतलब होता है कि नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी बीच में रहेगा। चलो, यहां भी वही बात होगा, क्योंकि शेयरिंग जब होता है तो तय होता है ना भाई कि आधा आप यूज कीजिएगा, आधा हम यूज करेंगे, तो सामान कहां होना चाहिए? बीचों बीच। बस मेरा है, तो सामान था बीचों बीच। लेकिन अब देखिए यहां पर हुआ क्या? नाइट्रोजन क्या है? ताकतवर है, किससे? हाइड्रोजन से। तो वो इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ताकतवर है भाई, ध्यान रखना है। तो जब बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो कुछ देर के बाद परिस्थिति ऐसा हो जाएगा, N H H H,
और ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बीच में थे वो नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक चले जाएंगे। जाएंगे, ध्यान रखना है। अब इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना भाई, माइनस माइनस माइनस। नहीं तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के नजदीक जाएंगे तो इन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब दूरी कम होगी तो विकर्षण बढ़ जाएगा। जब विकर्षण बढ़ जाएगा तो विकर्षण कम करने के लिए बॉन्ड थोड़ा सा फैल जाएंगे। नहीं, बॉन्ड क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा फैल जाएंगे, ध्यान रखना है। चलो यहां पे आओ, यहां भी इलेक्ट्रॉन बीच में है, लेकिन इसकी विद्युतनात्मकता क्या है? कम है। नहीं तो विद्युतनात्मकता कम है तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन एसबी की तरफ जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। तो अगर एसबी की तरफ नहीं जाएंगे तो यहां पर बॉन्डेड पेयर के बीच की दूरी ज्यादा, नहीं तो बॉन्डेड पेयर के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो यहां पर विकर्षण नहीं होगा। नहीं तो यहां विकर्षण नहीं होगा तो यहां पे क्या बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा नहीं। नहीं, अगर घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं। बस में आ रहा है। लेकिन यहां घटने की संभावना इसलिए हो जाती है क्योंकि ऊपर क्या बैठा हुआ है? एक मोटा आदमी। बस में आ रहा है। यहां भी ऊपर मोटा आदमी बैठा हुआ था नहीं, लेकिन क्या हो रहा है? ये मोटा आदमी इधर से धक्का मार रहा है और ये बॉन्डेड पेयर अपने नजदीक आके इधर धक्का मार रहे हैं। नहीं, इस कारण से यहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है और यहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो यहां पर हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो प्रीवियस में हम लोग पढ़े तो आप देख सकते हो कि NH3 किसी का भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। तो कोई पूछता है भाई कि पी ब्लॉक थी 5A में हम लोगों का इन सबका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, फिर भी इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, क्यों? नहीं, कोई पूछता है कि ग्रुप 5A के तत्वों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, फिर भी इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर नहीं है, इसका कारण क्या है? नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे कि सभी के केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित है। लोन पेयर के कक्षक मोटे होते हैं, वो लोन पेयर कक्षक बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को विकर्षण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण बॉन्ड के बीच का कोण घट जाता है। एक ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ध्यान सुनना, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि NH3 और PS3 दे देता है, जो आपके बोर्ड में पूछा भी है कि NH3 और PS3 में NH3 का आबंध कोण ज्यादा होता है और PS3 का आबंध कोण छोटा है। ये आपके बोर्ड में पूछ चुका है। नहीं, NH3 का आबंध कोण बड़ा होता है और PS3 का आबंध कोण छोटा होता है, कारण बताइए। नहीं तो क्या बोलना है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युतनात्मकता फास्फोरस से ज्यादा है। दिक्कत है, नाइट्रोजन की विद्युतनात्मकता फास्फोरस से क्या है? ज्यादा है। ज्यादा होने कारण से नाइट्रोजन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। नाइट्रोजन क्या करता है? बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण बॉन्डेड पेयर के बीच में दूरी घट जाता है। दूरी घटने के कारण आप लोग वोट दे दिए? अच्छा, आप लोग का तब ये जी नहीं हुआ होगा। नहीं, वोट देने के लिए 18 प्लस चाहिए ना। चलिए ध्यान दिया जाए। तो हम लोग यहां से बात करें NH3 और PS3 में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन की विद्युतनात्मकता क्या है? ज्यादा है। तो नाइट्रोजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा है तो नाइट्रोजन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घट जाती है। दूरी घटने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण बढ़ जाता है। विकर्षण बढ़ने के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। दिक्कत है? नहीं, PS3 के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए NH3 का आबंध कोण ज्यादा होता है, PS3 का आबंध कोण छोटा होता है। बुझा रहा है सब? तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड पेयर विकर्षण घट जाता है। घटता है ना? बॉन्ड पेयर विकर्षण क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण से बॉन्ड एंगल क्या होता है? घट जाता है। विकर्षण बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, विकर्षण घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और कितनी बार पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ ऑर्डर आप देख लीजिएगा पी ब्लॉक का। तो आपको पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। नहीं, और ये दे देता है कि NH3 PS3 ASH3 SBH3 और BiS3 का सही क्रम क्वथनांक का
सही क्रम सजाएं, ध्यान रखना है। तो इसको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद होगा तो बनेगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि NH3 PH3 ASH3, तो जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तुम देख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एटॉमिक वेट, ATWT नहीं, AT मतलब एटॉमिक और WT का मतलब वेट, एटॉमिक वेट नहीं, यानी परमाणु द्रव्यमान, ध्यान रखना है। परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मॉलिक्यूलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुभार ज्यादा नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो चलो, अगर ऊपर से तुम नीचे आते हो तो ऊपर से नीचे आने पर आणविक भार बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। हाइड्रोजन तो सब में 3 गो है, लेकिन नाइट्रोजन का भार कम, उससे ज्यादा फास्फोरस का, उससे ज्यादा आर्सेनिक का, उससे ज्यादा Sb का, और सबसे ज्यादा किसका होता है? बिस्मथ का। तो ऊपर से नीचे आने पे परमाणु द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्वथनांक भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ध्यान से देखो, क्वथनांक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। 238 था, कितना हो गया? 185। बढ़ा कि घटा? घट गया। अब चलो 185 से अब यहां से चेक करो, 185 से कितना हो गया? बढ़ा कि घटा? फिर 254 बढ़ा, फिर 290 बढ़ रहा है। यानी ऐसा लग रहा है ना कि यहां से लेकर यहां तक नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नहीं, इसमें एक्सेप्शन का काम कौन कर रहा है? NH3 जो है यही हमारा अपवाद का काम कर रहा है। ये सबसे हल्का है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है भाई। नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिट कहां बैठता है? तो PH3 AH3 के बाद। नहीं, देख रहे हो, PH3 का 185, ASH3 का 210, और 210 के बाद 254 है। तो 210 और 254 के बीच में ये बैठ जाए कि नहीं? 238। नहीं, तो हम लोगों को याद रखना होगा कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है किससे? PH3 और ASH3 से, लेकिन SbH3 और BiH3 से कम होता है। याद रहेगा? नहीं, कितना अच्छा रहता, सीधा सीधा होता कि ऊपर से नीचे मास बढ़ रहा है, नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ रहा है, तो टेंशन नहीं रहता। नहीं, अब कोई बिना मतलब का कोई जगलरीज डाल दिया, नहीं तनी मनी कोनो गबड़ा गया, कहीं NH3 को यहाँ नहीं रख के कहीं यहाँ रख दिया तो काम गबड़ा गया। नहीं, क्या कि जो ऑप्शन में देता है ऑर्डर, वो तो ऑर्डर हर टाइप का दे देता है, बस में रहे, वो ऑर्डर हर टाइप का दे देता है। अब उसमें याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। बस समझ में आ रहा है? चलिए, तो याद रहेगा ये क्रम, ठीक है। तो लिखा हुआ है, देख लीजिए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? BiH3 का, तब किसका? SbH3 का, तब कौन आ गया? तब ASCH3, और सबसे कम किसका है? PH3 का, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका कारण होता है कि क्यों ऐसा होता है, आखिर जो NH3 है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो जाता है? किससे? PH3 और ASH3 से, ठीक है। जबकि NH3 का मास क्या है? कम है। NH3 का मास क्या है? कम है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। क्यों? इसका कारण है, समझ लेते हैं, देख लिया जाए। हम लोग को देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं NH3 की, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी किया जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी क्वेश्चन आए तो कभी भी एक अणु पर मत सोचना। नहीं, आप NH3 का 2-3 अणु लिखोगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का आइडिया मिलेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एक अणु को दूसरे अणु से अलग करना। ध्यान रखना है, एक अणु को दूसरे अणु से अलग करना, ठीक है। जैसे आप बोलते हो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि जो पानी पहले द्रव्य अवस्था में था, नहीं, अब उसका अवस्था क्या हो गया? वाष्प। तो द्रव्य को वाष्प में बदलने के लिए जो आप ऊर्जा सप्लाई किए, वही ना बॉइलिंग पॉइंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो द्रव्य को वाष्प बनाने के लिए क्या द्रव्य अवस्था में जल का फॉर्मूला H2O होता है, और वाष्प अवस्था में जल का फॉर्मूला H2O नहीं होता है? होता है। तो फॉर्मूला चेंज करता है क्या? नहीं, अवस्था चेंज करता है। तो अवस्था कब चेंज करता है? तो आप ये जानते हो, जैसे हमको एक H2O दिया हुआ है, नहीं एक और H2O दिया हुआ है, तो इस H2O और इस H2O में क्या है? आकर्षण है। तो जब तक इन दोनों में आकर्षण है तब तक ये क्या है? लिक्विड। तब तक ये क्या है? लिक्विड। और आप जैसे ही इसको हीट सप्लाई किए, आप इसको हीट सप्लाई किए, तो हीट सप्लाई करने पर एक H2O का जो दूसरे H2O से आकर्षण था वो टूट गया,
नहीं, तो जैसे ही आकर्षण टूट जाएगा ये H2O अलग हो गया और ये H2O अलग हो गया, तो अब ये हो गया गैस, ये हो गया गैस। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, यही आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? सॉलिड। अगर H2O और H2O बहुत नजदीक आ गए तो अब ये क्या हो गया? सॉलिड। नहीं, तो सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो ऊर्जा सप्लाई करते हो उसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। नहीं, और लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हो तो जो एनर्जी सप्लाई करते हो उसे क्या कहते हो? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यही ना होता है जी। ठीक है, तो अब यहां से सवाल ये था कि हमारा जो NH3 साहब थे, हम लोग के जो NH3 साहब हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। नहीं, तो क्यों होता है भाई? तो समझने की कोशिश करना है। NH3 याद रहे, NH3 का एक अणु दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नहीं, याद रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 तत्व बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ 3 ही तत्व है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही 3 तत्व हैं। नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो चलो, NH3 का हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है देखो, NH H। नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब सोचो, एक और NH3 ले लो, NH पार्शियल नेगेटिव, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही तो है ना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो पार्शियल बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। होगा? नहीं, सेम है। देखो तो यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी एक NH3 जुटेगा कि नहीं जुटेगा? NH3, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव है। यहां देखो फिर एक प्लस चार्ज है तो इससे भी जुटेगा कि नहीं जुटेगा? इससे भी हम लोग का जुटेगा कौन? NH3। तो मेरे कहने का सेंस है कि अगर आपको इस एक NH3 को बाहर निकालना है, इस एक NH3 को, तो आपको ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, तब ना ये बाहर निकलेगा जी। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां पर आपको एक NH3 को निकालने के लिए, गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़िएगा तब ये कन्वर्ट करेगा। नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है? NH3 करता है, जिसके कारण उसका एक अणु बहुत सारे अणुओं से सटा रहता है। नहीं, तो अगर आप गर्म कीजिएगा तो आसानी से एक अणु दूसरे अणु को छोड़ेगा नहीं, तो नहीं छोड़ेगा तो छुड़वाने के लिए, हाथ सब छुड़वाने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। ज्यादा ऊर्जा देगा तो हम लोग गैस में बदलेगा जी। मेरी बात समझ आ रही है? चलो, अब जो PH3 होता है, PH3 नहीं, या हम लोग का ASH3, चाहे आपका SbH3, चाहे आपका BiH3, ये जितने भी हम लिखे यहां पर, ये जितना भी हम यहां पर लिखे हैं, ये लोग, इन लोगों का जितना भी हम लिखे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ध्यान रखना है, दिक्कत है। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASH3 से क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि NH3 के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि PH3 और ASH3 के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसलिए NH3 का क्वथनांक PH3 और ASH3 से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, तो ये दोनों भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, नहीं, तो इनका भी तो क्वथनांक कम होना चाहिए। तो हम क्या बोले, क्वथनांक सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता है, भार पर भी डिपेंड करता है। नहीं, तो अब ये दोनों जो हैं कुछ ज्यादा ही भारी हो गए, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है और इनको, इनके भारी वजन होने के कारण इनको गैस से बदलने के लिए जो एनर्जी लगता है, नहीं, वो क्या करता है? डोमिनेट कर जाता है। यानी कि यहां पर वजन डोमिनेट कर गया, किस पर? हाइड्रोजन बॉन्ड पर। और इन दोनों केस में हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट कर गया, किस पर? वजन पर। ये सब बुझा रहा है कहानी? नहीं, कभी कोई भारी तो कभी कोई भारी। नहीं, तो दो कॉन्सेप्ट था, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट और एक वजन का कॉन्सेप्ट। नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कब जीत जाता है? दो केसेस में,
फॉस्फोरस और AS3 केस में। और वजन वाला कॉन्सेप्ट अभी कुछ ज्यादा ही भारी हो गए, नहीं तो जब कुछ ज्यादा ही भारी हो गए तब हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल मार जाता है। तो यहां पर SbH3 और BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, किससे, NH3 से। ये समझ में आ रहा है, नहीं तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, तो हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कि NH3 के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। NH3 के अणु आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए इनका क्वथनांक PH3 तथा ASH3 से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन SbH3 था BiH3 से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इनके केस में वंडरवाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड पर डोमिनेट कर जाता है। तो वंडरवाल फोर्स का मतलब क्या होता है भाई, मास के कारण जो फोर्स लगता है, नहीं उसी को ना वंडरवाल फोर्स कहते हैं। मास के कारण, पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं वंडरवाल फोर्स। तो इन लोगों के केस में वंडरवाल फोर्स क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, किस पर, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट पर। बोलो दिक्कत है किसी को, याद रहेगा? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला हम लोग को दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक। नहीं तो गलनांक में हम लोग का जितना का दिया हुआ उतना हम लिखे यहाँ पर, NH3, PH3, ASH3 और SbH3, देख रहे हो। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ध्यान रखना है। साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ध्यान रखना है। यानी मेल्टिंग पॉइंट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बनाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, या जिसका मास ज्यादा होगा उसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अब मेल्टिंग पॉइंट के केस में देखो, मेल्टिंग पॉइंट सब पे भारी पड़ गया है। नहीं, आप देख लो NH3 का मास कितना है, 195.2। तो क्या किसी का भी 195 है, नहीं। यानी कि NH3 जो हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट इन सब से क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं तो ये ऑर्डर भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, P ब्लॉक में आप देख लीजिएगा। नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट के क्रम को अरेंज करें और दिया हुआ है NH3, PH3, ASH3 और SbH3, बस में आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि NH3 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा। क्या कारण है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रहेगा। नहीं तो यहां पर देख लो NH3 का सबसे ज्यादा इसका, नहीं अब किसका होगा, SbH3 का। नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, लेकिन बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो इन लोगों के केस में क्या सोचना है, मास, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो इन लोगों के केस में इसका मास सबसे ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तब इसका तो NH3, SbH3, ASH3 और PH3 इग्नोर कर दिया। नहीं, BiH3 क्रिस्टलीय रूप लेने लगता है, क्रिस्टलाइन, तो उस केस में अगर हम लोग BiH3 देगा तो BiH3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, बस में आ रहा है। BiH3 अगर दिया तो BiH3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, मेटल ही है, मेटल बनाया कैसे जाएगा। नहीं, कोई भी चीज जो है हम लोग को ध्यान रखना है, जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो कोई भी चीज जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म को ही बताते हैं, ध्यान रखना। जब उसको आप बनाइएगा तब तो वो सेमी सिंथेटिक हो जाएगा, बस में आ रहा है। यानी कि कुछ आप बना दिए उसको, लेकिन वो मेटालिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, बस में आ रहा है ना। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। जल में विलयता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नहीं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन कॉमन है बिहार बोर्ड का, जो P ब्लॉक से पूछा जाता है, नहीं कि कौन सा अणु जल में घुलनशील होता है, कौन सा घुलनशील नहीं होता है। तो हम क्या बोले कि जो भी अणु जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही अणु जल में घुलनशील होता है, और जो अणु जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो अणु जल में घुलनशील नहीं होता है, ये बताया गया। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस यही दिन को ध्यान रखना है। नहीं, अब देखना है, जल की बात हो रही थी तो जल का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, H2O। चलो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं, बना सकता है। हम क्या बोले, तीन ही तत्व बनाते हैं, कौन कौन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
अगर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन बाकी किसी के साथ लगा रहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये हो गया पहले जल का कहानी। तो जल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो हाँ, बना सकता है। पहला बात समझ में आ गया। अब देखना है कि हमारे पास जो ग्रुप 5A की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 5A में जो हाइड्राइड्स हैं वो कौन कौन है? NH3, PH3, ASH3, नहीं SbH3 और BiH3, यही ना हमारे पास हैं। अब इन लोगों में कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है? NH3। ध्यान रखना है, सिर्फ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी ये सब लोग जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना है। चलो, तो अब बात आती है कि H2O और NH3 के साथ नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। चलो फैलाओ थोड़ा सा, NH3 को फैलाओ, NH यही NH3 है। इस पर पार्शियल निगेटिव क्योंकि मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, हो गया, लिख दिए। नहीं, अब ऑक्सीजन इसको बनाओ, जिसके बीच में बनाओ इसको बस फैला दो। ऑक्सीजन बनाओ, O के साथ H और H, यहां पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। देखो तो इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव अट्रैक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यहां पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ध्यान रखना है। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो दो ऐसे अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दो ऐसे अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बनता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तभी उन दोनों अणुओं के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना रहा है NH3, इसलिए सिर्फ NH3 ग्रुप 5A के जो आप हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, इनमें घुलनशील जल में कौन होगा? सिर्फ NH3 होगा, बाकी कोई भी घुलनशील नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ध्यान रखना है। तो वही तो लिखा हुआ है, NH3 के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए NH3 जल में घुलनशील होते हैं, जबकि बाकी हाइड्राइड जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए जल में अघुलनशील होते हैं। बोलिए, दिक्कत है? नहीं, तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है इसमें, थर्मल स्टेबिलिटी। नहीं, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी बात कर रहा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को NH दिया हुआ है मान लो, और हम लोग को दिया हुआ है Bi और H दिया हुआ है। अब तुमको इस बॉन्ड को तोड़ना है, एनर्जी दोगे, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए अब एनर्जी यहां सप्लाई कर रहे हैं, अवस्था बदलने के लिए अब नहीं सप्लाई कर रहे हैं, बॉन्ड तोड़ने के लिए सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये बॉन्ड पहले टूटेगा कि ये बॉन्ड पहले टूटेगा। सवाल ये है कि कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा। तो बॉन्ड के बारे में हम लोग जानते हैं नहीं कि जो बॉन्ड लंबा होता है वो जल्दी टूटता है, जो बॉन्ड छोटा होता है वो जल्दी नहीं टूटता है। तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाओगे तो नाइट्रोजन के पास कक्ष कय गो? 2 गो, एक कक्ष और एक 2 कक्ष, और हाइड्रोजन के पास कक्ष कय गो? 1 गो कक्ष होता है। तो चलो, आबंध की लंबाई का मतलब होता है दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, तो इसका आबंध का लंबाई यहां से लेकर यहां तक। अब तुम Bi और H का बनाओ, तो Bi के पास कक्षों की संख्या 6 होती है, तो Bi के पास कक्षों की संख्या अगर 6 तुम खींचोगे तो देखो तो 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 5 कक्ष, और ये हो गया 6 कक्ष होगा। नहीं, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एगो पिद्दी सा हाइड्रोजन, पिद्दी ना कहलाएगा भाई। नहीं, ध्यान रखना है। अब यहां दोनों नाभिकों के बीच की दूरी आप लोगे नहीं, तो यहां पे बॉन्ड की लंबाई क्या हो गई? ज्यादा हो गई, और यहां बॉन्ड की लंबाई कम है, तो ये बॉन्ड क्या होगा? कमजोर, और ये बॉन्ड क्या होगा? मजबूत। बुझा रहा है? नहीं, तो बताइए कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ये जल्दी टूटेगा। नहीं, तो वही तो बोल रहा है कि ऊपर से आप नीचे आओगे तो बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ेगी। तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो ये सबसे स्टेबल होगा और ये सबसे अनस्टेबल होगा, यानी ये जल्दी नहीं टूटेगा और ये जल्दी टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल का मतलब होता है उष्मीय स्थायित्व, यानी उष्मा देने पर कौन स्टेबल है? तो उष्मा देने पर स्टेबल कौन होगा? NH3। नहीं, तो लिखा हुआ देख लो, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी
डिक्रीज करेगा। तो क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि बॉन्ड का लंबाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर हम लोग यहां लिखे कि ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड की लंबाई क्या हो रही है? बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है। नहीं, और जैसे जैसे बॉन्ड लंबा होता जाता है बॉन्ड कमजोर होता जाता है। बात समझा रहा है? जैसे जैसे बॉन्ड लंबा होता जाता है बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। नहीं, ऊपर से नीचे आ हमारे हैं, तो किसका साइज बढ़ रहा है? केंद्रीय परमाणु का। गधा सब किसका कुछ बढ़ रहा है? कहीं ने कहा बढ़ रहा है, कहा नहीं बढ़ रहा है। केंद्रीय परमाणु का साइज बढ़ रहा है। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, यानी बॉन्ड की प्रबलता क्या हो रही है? घट रही है। दिक्कत है? चलिए, अगला आ गया रिड्यूसिंग कैरेक्टर। नहीं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो यहां से रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो हाइड्रोजन सप्लाई करे। नहीं, जो हाइड्रोजन सप्लाई करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अभी तो आप देखें कि इन लोगों में सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन सप्लाई करेगा? बिस्मथ। तो पूछे कि इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? BiS3। दिक्कत है? नहीं, तो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम लोग क्या होगा? बढ़ेगा। हम लोग लिख दिए घटता है ना, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। दिक्कत है? इसको क्या लिखा गया? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना है, सबसे आसानी से ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो, बेसिक कैरेक्टर। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग को दिया हुआ है यहां पर क्षारीय प्रकृति, बेसिक स्ट्रेंथ। नहीं, तो बेसिक स्ट्रेंथ में अगर देखेंगे तो हम लोग का सबसे अच्छा बेसिक कौन है? NH3। ध्यान रखना है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज कर रहा है? सोचो। हम लोग अगर देखा जाए तो जब भी बेस की बात करते हैं तो बेस का मतलब होता है क्षार। नहीं, और इस क्षार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, क्षार का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को देता है वही अच्छा बेस कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अम्ल कहलाता है। बस मेरा एसिड। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो थोड़ा सोचो, हमारे पास है कौन? NH3। इसके पास भी एक लोन पेयर है। नहीं, यहां पर जितने भी हैं सबके पास एक लोन पेयर है, क्योंकि सबके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। नहीं, और सब तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, तो सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? बचा हुआ है। तो सबके पास एक लोन पेयर है। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे NH3 नाइट्रोजन के पास भी यहाँ लोन पेयर है। अब इसमें से किसी एक को उठा लो जिसको मन करे। मान लो हम बिस्मथ को उठा लिए, BiS3। चलो, दोनों में समानता क्या है? दोनों के पास 3 हाइड्रोजन। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर। नहीं, तो ये बोल रहा है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। नहीं, क्योंकि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वही अच्छा बेस कहलाएगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो अच्छा बेस नहीं कहलाएगा। तो दिमाग में सवाल रहता है कि सर आप तो पढ़ा रहे हैं उतना देर से कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है? तो ध्यान रखना है, यहां इसका साइज छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। नाइट्रोजन के पास ऑर्बिट कई गो होता है? 2 गो। ये छोटा साइज है, और इस छोटे एटम पर एक लोन पेयर है। नहीं, चलो इसका साइज बहुत बड़ा है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है। दिक्कत है?
ये बताओ कि दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहां भी है, दो इलेक्ट्रॉन यहां भी है। आसानी से इलेक्ट्रॉन तुमको कहां दिखाई देगा, इस पर कि इस पर, बिस्मथ पर, नाइट्रोजन पर जल्दी दिखाई देगा नहीं, क्या कि बहुत छोटा है, नहीं बहुत छोटा है। ध्यान रखना। जैसे मान लो कि अगर हम लोग क्लासरूम ऐसा होता जिसमें 10 बच्चों को पढ़ाने का जगह होता, 10 बच्चों को पढ़ाने की जगह होता, तो अगर कोई तुम्हारे पिताजी आ गए नहीं और खोजना है कि भाई उमेश कौन है, तो 10 बच्चों में खोजना में उनको दिक्कत होगा कि आसानी होगा, आसानी होगा। एगो बैच में 800 बच्चा बैठा हुआ है नहीं, अब उसमें आपके उमेश के पिताजी आ गए और उस 800 बच्चे में से उमेश को खोजना हुआ नहीं, तो उनको बहुत दिक्कत होगा खोजने में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब साइज बड़ा होता है नहीं, तो उसमें आप भुला गए, बस मेरा है। और जब साइज छोटा होता है तो आप तुरंत नजर आ जाइएगा नहीं, तो यहां पर छोटे साइज पर यहां इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बराबर है नहीं। जैसे समझो कि ये छोटा बच्चा है, आज छोटे बच्चे को आप 10 किलो गेहूं का बोरा थमा दिए नहीं, आज वो पूरा पट्ठा पहलवान है, उसको भी 10 किलो का आप बोरा थमा दिए नहीं, तो ये बताइए कि जो पट्ठा पहलवान था उसको 10 किलो का वजन ज्यादा लगेगा कि जो छोटका बचवा था उसको वजन ज्यादा लगेगा? छोटका बचवा को नहीं, उसको तो पता नहीं चला किने टंगले है। जो बड़ा आदमी होगा उसको पता ही नहीं किने टंगे हुए हैं, 10 किलो लेकर अपना झूम रहा है आराम से। बस में आ रहा है? तो कहने का मतलब हुआ कि ये छोटा आकार है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगा नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन इस पर वजन है तो ये जल्दी देना चाहेगा नहीं। इस पर इलेक्ट्रॉन जो है ना फैला हुआ है, बहुत जगह है इसके पास, फैला हुआ है, यहाँ विकर्षण है ही नहीं, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ भुलाया हुआ है पता ही नहीं है, तो विकर्षण नहीं है, तो क्या यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि इस पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखता है इस पर, क्योंकि इसका साइज छोटा है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ध्यान रखना है, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? लेस होगा। दोनों में इलेक्ट्रॉन समान ही है लेकिन साइज बड़ा होने के कारण से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखता है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो क्या होगा? अच्छा डोनर, गुड डोनर। और जो अच्छा डोनर होगा बोलो वो क्या होगा? गुड बेस होगा कि नहीं होगा? गुड बेस। तो ये आपका अच्छा बेस होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं। तो कोई भी पूछता है कि इन लोगों में सबसे अच्छा बेस कौन है, तो NH3 नहीं। सबके पास तो लोग पूछ सकते हैं कि भाई सबके पास एक लोन पेयर है नहीं, आप इसको क्यों अच्छा बेस बोल रहे हैं, इसके पास भी एक लोन पेयर है नहीं, तो आप बोलिए कि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है नहीं, इसका साइज छोटा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखता है तो जल्दी डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये अच्छा बेस होता है, ये अच्छा बेस नहीं होता है। दिक्कत है? चलिए तो आज के लिए इतना ही।